हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अपने इस वीडियो में आप सभी को जो चैप्टर नंबर 7 है, पेपर नंबर 4 सीए इंटरमीडिएट कॉस्ट सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम बोल करके जो चैप्टर नंबर 7 है, इसमें आईसीए स्टडी मटेरियल में जितना भी इलस्ट्रेशन है और टेस्ट और नॉलेज के अंदर में जितना भी सम्स है वो मैं डिस्कस करने वाला हूं। इस चैप्टर में हम आपको स्टार्टिंग में ही ये बता दें कि ये वाला चैप्टर में हम आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा टाइम लेकर के सारा कॉन्सेप्ट समझा देंगे, जो कि कॉन्सेप्ट आईसीए के स्टडी मटेरियल में गिवन है। स्टेप बाय स्टेप समझा देंगे। सिर्फ इकलौता ये चैप्टर है, टोटल जितना भी 15 चैप्टर है उसमें मैंने सभी में ऑल इलस्ट्रेशन एंड टेस्ट और नॉलेज के अंदर से ऑल सम्स एक्सेप्ट सिमिलर सम्स को छोड़ के सिमिलर सम्स को मतलब होमवर्क दिया हुआ है। बस ये चैप्टर नंबर 7 में मैंने कुछ ज्यादा होमवर्क दिया है, बिकॉज मैंने कॉन्सेप्ट पूरा 100% समझाया हुआ कि क्या कहां पर होगा। तो आप अगर इस वीडियो को देखोगे तो आप सीधा उस सम्स में मत चले जाना जिस सम्स का आपको जरूरत है। अगर आपको इस चैप्टर में किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का सोल्यूशन जानना है तो आपको जहां पे हम कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस करेंगे 2-4 मिनट के अंदर, वो कॉन्सेप्ट पूरा समझना पड़ेगा। उसके बाद वो सम्स आप खुद से सॉल्व कर लोगे। इस बात का 100% गारंटी है कि आप वो सम्स खुद से सॉल्व कर लोगे अगर जब हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे उसको आप अच्छे से सुनोगे तो। पहला बात। दूसरा बात कि वीडियो को पॉज करके कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप सारे उस सम्स का प्रैक्टिस कर लेना जो सम्स हम आपको होमवर्क देंगे, बिकॉज हम कॉन्सेप्ट आपको इतना अच्छे से याद करवा देंगे कि आप सम्स जो है वो बस एक मोहरा है। मतलब सम्स जो है वो एक एग्जांपल के तौर पे दिया गया है, सारा इलस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट मेन है। कॉन्सेप्ट अगर हम आपको समझा दें तो सारा सम्स करोगे और आपको बहुत मजा आएगा और आप अंदर से जो है खुश होकर के खिलखिला के हंसोगे, बिकॉज सारा कॉन्सेप्ट आप समझने के बाद सम्स जब खुद से प्रैक्टिस करोगे और सारा आईसीए स्टडी मटेरियल से मैच करता रहेगा तो आपको बहुत मजा आएगा। तो इस चैप्टर में मैं सम्स बहुत कम करवाने वाला हूं, कॉन्सेप्ट पूरा समझाने वाला हूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही सबसे मेन है। उसके बेसिस पर सम्स हजारों बनाया जा सकता है। ओके, तो चलिए हम आपको बताना शुरू करते हैं। ये वाला जो चैप्टर है देवियों और सज्जनों, ये May 25 एंड ऑनवर्ड्स का जो बुक है, January 25 वाला बुक का भी कॉपी पेस्ट है, कोई चेंजेस नहीं है। जैसे कि मैंने अभी प्रोसेस का वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे डाला, उसके बाद मैंने सर्विस कॉस्टिंग का डाला, तो दोनों ही जो चैप्टर है उसमें May 25 वाले मटेरियल में एक केस स्टडी नया ऐड हुआ है और January 25 वाले में वो केस स्टडी नहीं है। ओके, बाकी सब सेम है, मगर ये वाला चैप्टर January 25 एंड May 25 दोनों के लिए सेम है, कोई केस स्टडी नया ऐड नहीं हुआ है। और आने वाले भविष्य में, फ्यूचर में, आप जब कभी भी आज से 2 साल 5 साल 10 साल बाद जब कभी भी इस वीडियो को देखोगे तो ये चैप्टर भी सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट भी सेम रहेगा, सम्स भी सेम रहेगा। अब हो सकता है कि इंस्टीट्यूट कुछ सम्स नया ऐड करे या कुछ हटा दे, डिलीट कर दे, मगर चैप्टर सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। ओके, तो आप जब कभी भी देखना आईसीए स्टडी मटेरियल का जो हम यहाँ स्टडी मटेरियल स्क्रीन पर प्रेजेंट कर रहे हैं, अगर आप उसको अच्छे से सुन लिए, देख देख करके मेरे बोले हुए बात को अच्छे से समझ लिए, तो आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए मैं आपको बताना शुरू करता हूं। एक और बात कि हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देते हैं हर अटेम्प्ट के लिए, सीए इंटरमीडिएट, सीए फाइनल और सीए फाउंडेशन वालों के लिए सीएमए इंटर का और सीएमए फाइनल का भी देना शुरू कर दिए हैं। आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में सीए इंटरमीडिएट दोगे या जब कभी सीए फाइनल में आप जाओगे, सीए फाइनल दोगे, एग्जाम के जस्ट पहले हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेना। 3-4 महीना पहले हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है उस अटेम्प्ट के लिए। उसमें गारंटीड रहता है मिनिमम 60% के मैच करने का एग्जाम में। आप अगर उसको अच्छे से कर लोगे रिटन प्रैक्टिस, तो आप जिस किसी भी अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट लिए रहोगे, क्योंकि उसी अटेम्प्ट के लिए स्पेसिफिकली हम लोग 3-4 महीना पहले निकाले रहते हैं, आप डेफिनेटली पास हो जाओगे। बस बताए हुए सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मिनिमम 60% मैच करने का गारंटी है। एक्चुअली में जो मैच करता है वो किसी में 95%, किसी में 100%, किसी में 80%, इस रेशियो में मैच करता है, मगर मिनिमम 60% मैच होने का गारंटी है। ओके, तो आप जब कभी भी सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम देना, आप ले लेना हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा बात कि अदर जो चैप्टर है, 3 चैप्टर, प्रोसेस कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, इस तीनों का हम अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रहे हैं। अदर चैप्टर अगर आपको चाहिए होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट का लिंक दिखेगा, जो कि आपको बहुत ही लोअर कॉस्ट पे अदर चैप्टर भी सारा मिल जाएगा, जिसमें आईसीए स्टडी मटेरियल को हम समझा रहे हैं। ओके, और उसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी सम से रिलेटेड तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज करके पर्सनली पूछ सकते हो। डाउट सॉल्विंग हम लोग का फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेंटरशिप या थोड़ा मोटिवेट करना, कोई बच्चा डिमोटिवेटेड है या उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऑल आईसीए ऑल स्टडी रिलेटेड डाउट जो है वो हम लोग फ्री में समझाते हैं, गाइड करते हैं और आपको मोटिवेट करते हैं, ताकि आपका जो एम है सीए बनना वो जल्दी से जल्दी पूरा हो। तो चलिए अब हम इसी बात के साथ अपना चैप्टर 7 जो मुझे करवाना है ये मैं शुरू करवा रहा हूं। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कॉस्ट और अकाउंट ये दोनों अलग अलग चीज है। कॉस्ट का मतलब सीएमए, अकाउंट का मतलब सीए। अब एक ऐसे ही मैंने बोल दिया, कॉस्ट और अकाउंट ये दोनों अलग अलग चीज है। कुछ ऐसा कॉस्ट है जो सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग में, कॉस्ट सीट में आता है, और कुछ ऐसा कॉस्ट है जो सिर्फ अकाउंट्स में आता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इस दोनों को एक सिस्टम में लाया जाए ताकि दोनों में कोई मतभेद ना हो और दोनों में कोई ये ना हो कि भाई उसमें प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है इसमें कम आ रहा है। कहने का मतलब है कि कॉस्ट एंड अकाउंट को एक सिस्टम में लाने का जो तरीका है वो इस चैप्टर में बताया गया है। ओके, और चलिए मैं आपको स्टार्टिंग में बताता हूं। मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया है भाइयों एवं बहनों, ये हम बताना अब हम शुरू करने वाले हैं, तो आप प्लीज फोकस करिएगा मेरे बात पे, क्योंकि हम अच्छे से सुन लो मेरे बात को, अच्छे से सुन लो, क्योंकि हम आगे इससे रिलेटेड जितना भी सम्स रहेगा, आपको हो सकता है कि आपको कुछ अजीब लगे कि अब मैंने ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन होमवर्क दे दिया या बहुत सारा क्वेश्चन होमवर्क दे दिया, हो सकता है आपको अजीब लगे,
लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट मेरा सब समझ लोगे तो वो सम्स जो है वो आपके लिए बाएं हाथ का कमाल है, आप बाएं हाथ से सम सॉल्व करके दिखा दोगे। समझ में आया? तो बताया गया अभी जो कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं इसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि सम्स हम आगे नहीं करवाएंगे, वो हम आपको होमवर्क देंगे, अच्छे से सुनना। इंस्टीट्यूट के मटेरियल में ये जो अभी पेज नंबर 3, 4, 5 है, पेज नंबर 3 है, 4 है और 5 है, इसमें यहां तक जितना भी कुछ दिया है ना 11 नंबर पॉइंट तक, पेज नंबर 5 तक, और यहां पे पेज नंबर 3 में जो स्टार्ट हो रहा है नीचे पॉइंट नंबर 1 से, ये 11 पॉइंट जो अच्छे से समझ लिया उसका जर्नल और लेजर, इस दो टाइप का सम्स उसका क्लियर हो जाएगा, दिक्कत ही नहीं होगा उसमें, जर्नल और लेजर में। ओके, और एक तीसरा टाइप का सम्स है जो मैं आगे आपको रिकंसिलिएशन वाला बता दूंगा, तो आपका ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। ओके, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट का दूसरा नाम है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ये पहला बात। अब आपको कहीं फेयर करना है या रट्टा मारना है, याद करना है, पढ़ना है, जो करना है आप खुद करो, हम एक बार सब कुछ बता देंगे आपको। ओके, दिस अकाउंट इज मेड टू कंप्लीट डबल एंट्री, इस अकाउंट को बनाया ही जाता है कि डबल एंट्री को पूरा किया जाए, क्योंकि इसमें काफी सारे दूसरे लेजर का बैलेंस इसी में ट्रांसफर होता है, तो एक बार वहां पोस्टिंग हो और दूसरी बार यहां होगा, इसलिए इस अकाउंट को बनाया जाता है कि दूसरी बार पोस्टिंग इस अकाउंट में हो जाए और डबल एंट्री का काम पूरा हो जाए। ओके, ऑल आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर, अच्छे से सुनो मेरे बात को प्लीज, जितने भी एक्सपेंडिचर है वो इसके क्रेडिट साइड में आएंगे। अब आप बोलोगे कि सर क्या आप इलस्ट्रेशन नहीं करवाने वाले हो क्या? नहीं, उस इलस्ट्रेशन में जितना भी एक्सपेंडिचर दिखेगा वो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट के डेबिट क्रेडिट साइड में डाल देना, पहला काम। नोट कर लो देवियों और सज्जनों, क्योंकि आपको हो सकता है कि आपको सिर्फ पर्टिकुलर उसी सम्स का जरूरत हो और भगा भगा के फास्ट फॉरवर्ड करके उस सम्स पे जाए, और उसमें मैंने रेफर कर दिया हो कि कॉन्सेप्ट मैंने बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, वो जो अच्छे से सुना है वही कर पाएगा, इसलिए अभी ही आप अच्छे से समझ लो। ओके, तो जो जितने भी एक्सपेंडिचर दिखेगा वो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना, उसके क्रेडिट साइड में डाल देना। तो आप बोलोगे क्या जर्नल एंट्री में लिखेंगे कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, सारे खर्चा को डेबिट करेंगे, कॉस्ट लेजर कंट्रोल को क्रेडिट करेंगे? यस, जर्नल एंट्री में होगा सारा खर्चा अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल, तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल को जर्नल एंट्री में क्रेडिट किया, इसीलिए उसके क्रेडिट साइड में आप सारा खर्चा को लिखोगे। समझ में आया? यही है। और जर्नल में क्या होगा, सारा खर्चा डेबिट होगा और कॉस्ट लेजर कंट्रोल क्रेडिट होगा, जबकि कॉस्ट लेजर कंट्रोल का जो लेजर बनेगा उसके क्रेडिट साइड में आपको लिखना है सारा खर्चा को, ये पहला काम। दूसरा, सेल्स जो है वो कॉस्ट लेजर कंट्रोल के डेबिट साइड में आएगा। ओके, नेट प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा भाइयों एवं बहनों, कॉस्टिंग पीएल अकाउंट एक बनाना पड़ेगा आपको, अलग अलग सम्स में आपको कॉस्टिंग पीएल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो कॉस्टिंग पीएल में नेट प्रॉफिट आए या लॉस आए, उसको इसी अकाउंट में, इसी कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में भेजना पड़ेगा। ये नाम है ना, आपको दिख रहा है ना कॉस्ट लेजर कंट्रोल। कॉस्ट लेजर कंट्रोल में कॉस्टिंग पीएल का नेट प्रॉफिट हो या लॉस हो इसी अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ओके, प्लीज ध्यान देना, हर वो बात आपको बता देंगे जो हम आपको सम्स के साथ नहीं बताएंगे, वो यही बताएंगे। कोई अगर लिख लिया और उसको एक तरह से 2-4 बार पढ़ लिया तो वो कोई भी सम्स कर सकता है। ओके, उसके बाद बोल रहा है कि बैलेंस इन दिस अकाउंट एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर पीरियड रिप्रेजेंट द नेट टोटल ऑफ ऑल बैलेंस ऑफ द इम्पर्सनल अकाउंट। बोल रहा है कि इस अकाउंट का जो बैलेंस आएगा, ओके, पीरियड एंड में, वो नेट टोटल ऑफ ऑल द बैलेंसेस, उसको नेट फिगर बोलेंगे, समझ गए? उसको नेट टोटल बोलेंगे। ओके, इम्पर्सनल अकाउंट का। दूसरा लेजर आपको बनाना है स्टोर लेजर। तो ये स्टोर का मतलब क्या होता है देवियों और सज्जनों? मटेरियल होता है। वेजेस का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट वेजेस। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। प्लीज मेरे बात को सुनना। अब कॉस्ट शीट स्टार्ट हो गया। कॉस्ट शीट जब बनाते हो सबसे पहले क्या लिखते हो? मटेरियल। तो ये मटेरियल आपने, स्टोर का मतलब ही होता है मटेरियल। स्टोर लेजर कंट्रोल में डेबिट साइड में सारा परचेज ऑफ मटेरियल को लिखोगे, प्लीज ध्यान देना, और क्रेडिट साइड में सारा इशू ऑफ मटेरियल को लिखोगे। अब मटेरियल कहां इशू होगा? स्टोर से मटेरियल इशू हो रहा है तो वो क्रेडिट साइड में जाएगा, और स्टोर में मटेरियल आ रहा है वो डेबिट साइड में जाएगा। प्लीज ध्यान देना, मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट वीडियो के स्टार्टिंग में ही समझा दूंगा, क्योंकि मैं सम्स अलग से नहीं करवाने वाला हूं, क्योंकि ये वो सम्स जो है वो एक कठपुतली है, सारा कॉन्सेप्ट है। वहां से देख देख करके यहाँ का सुना हुआ बात आप खुद ही अलग अलग जगह पुट करोगे, देखो सारा आंसर आपका इसी मटेरियल का मैच कर गया। और लेजर और जर्नल सेम है। कोई यहाँ पर मैंने बता दिया क्रेडिट में जाएगा, इसका मतलब जर्नल एंट्री में स्टोर लेजर के अगर कुछ क्रेडिट में जाएगा तो जर्नल एंट्री में स्टोर लेजर क्रेडिट होगा, और वो आइटम जो इशू ऑफ मटेरियल है वो डेबिट होगा। समझ में आ रहा है? और स्टोर लेजर के कुछ डेबिट में आएगा तो स्टोर लेजर जर्नल एंट्री में डेबिट होगा। समझ में आ रहा है? तो आप जर्नल से लेजर बनाना, ये 11-12 में आप सीख चुके हो। आगे आपको बोल रहा है कि बैलेंस इन दिस अकाउंट इंडिकेट्स दैट टोटल बैलेंस ऑफ ऑल इंडिविजुअल स्टोर्स अकाउंट। अगर इसमें इसका जो टोटल आ रहा है डेबिट साइड का या क्रेडिट साइड का, तो इससे ये पता चलता है कि इसका टोटल कितना इंडिविजुअल अकाउंट का बैलेंस है, यानी इस अकाउंट का टोटल कितना बैलेंस है। अगर एबनॉर्मल लॉस या गेन होता है इफ एनी इन दिस अकाउंट आर ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएल। अब आप बोलोगे ना, अच्छे से सुनो, अब आप बोलोगे कि सर मैंने डेबिट में लिखा था कि कितना मैंने परचेज किया, क्रेडिट में मैंने लिखा था कि कितना मैंने इशू किया, और बैलेंस जो है वो बचा हुआ कुछ और फिगर है। अच्छे से सुनो, आप स्टोर लेजर के डेबिट में लिखोगे कि 200 मेरा ओपनिंग फिगर है और 2000 का मैंने परचेज किया, तो 2200 हुआ। क्रेडिट में आपने लिखा कि मैंने 1000 का इशू किया, तो 1200 होना चाहिए बैलेंस में, लेकिन बैलेंस में 500 ही है क्लोजिंग बैलेंस,
तो 1200 में 500 को माइनस कर दो, 700 जो बचा वो एबनॉर्मल लॉस है। तो एबनॉर्मल लॉस मत लिख देना, उसको लिखना बाई कॉस्टिंग पीएल, कि वो लॉस हो गया ना। बोल रहा है कि अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हो या गेन हो वो कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। तो एबनॉर्मल लॉस वर्ड ना यूज करके आप बाई कॉस्टिंग पीएल वर्ड यूज कर लेना। ओके, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। Entries are made on the basis of goods received, note एंड स्टोर रिक्विजिशन एक्सेट्रा। बोल रहा है एंट्रीज जो है वो गुड्स रिसिप्ट नोट एक पेपर रहता है उसको देख देख करके बनाया जाता है, ये कोई काम का चीज नहीं है। ओके, आपके लिए जो काम का चीज था वो मैंने बता दिया, आपको लिख लेना था उसको, और आप लिख लोगे तो बेटर होगा। ओके, क्या क्या होगा। अब वेजेस है ना, डायरेक्ट वेजेस का बात कर रहा है, तो बोल रहा है कि द डेबिटेड विथ टोटल वेजेस पेड, अगर पेड होगा चाहे वो डायरेक्ट वेजेस हो या इनडायरेक्ट वेजेस हो तो वो डेबिट होगा। ओके, मटेरियल है ना, मटेरियल में अगर परचेज करोगे तो पैसा जाएगा, तो यहां भी पेड होगा, तो दोनों को डेबिट में ही डालते हैं। मटेरियल में भी स्टोर लेजर में डेबिट किया था, यहां भी डेबिट होगा। डायरेक्ट वेजेस आर फर्दर ट्रांसफर टू वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। अब मैं आपको कुछ याद करवाने वाला हूं लॉजिकली, अच्छे से सुनना प्लीज। कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा रहे हैं, समझ नहीं समझाएंगे ताकि आप मुझे ब्लेम ना करो, कॉन्सेप्ट हम पूरा समझाएंगे आपको। आप जब कॉस्ट शीट बनाते हो तो सबसे पहले मटेरियल लिखते हो, उसके बाद डायरेक्ट वेजेस लिखते हो, डायरेक्ट वेजेस के बाद ही तो आता है क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। उसी फैक्ट्री ओवरहेड में WIP कंट्रोल आता है, WIP कंट्रोल आता है। तो जो WIP कंट्रोल है ना, WIP कंट्रोल है ना, इधर देखो जो WIP कंट्रोल है उसमें आपको वेजेस को भेजना है, ध्यान में रखना। वेजेस का जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, बोल रहा है कि अगर डायरेक्ट वेजेस अगर ट्रांसफर करना होगा तो WIP कंट्रोल में ट्रांसफर होगा डायरेक्ट वेजेस, और इनडायरेक्ट वेजेस ट्रांसफर होगा प्रोडक्शन ओवरहेड में। ध्यान देना, अगर वो डायरेक्ट वेजेस है तो वो ट्रांसफर होगा WIP कंट्रोल में, और इनडायरेक्ट वेजेस है तो वो प्रोडक्शन ओवरहेड में ट्रांसफर होगा। प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, कंट्रोल अकाउंट्स। देखो मेरा बात सुनो, अगर डायरेक्ट वेजेस जो है डायरेक्ट वेजेस है तो वो WIP कंट्रोल में ट्रांसफर होगा। ओके, WIP कंट्रोल में ट्रांसफर होगा, लेकिन अगर वो इनडायरेक्ट वेजेस है तो वो प्रोडक्शन ओवरहेड में ट्रांसफर होगा। ओके, और अगर वो इनडायरेक्ट कोई एक्सपेंस है आपका एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में ट्रांसफर होगा, यानी तो वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल में ट्रांसफर होगा। ओके, वो मैं आपको यहां बता दिया हूं, आपको सम्स के साथ दिख जाएगा, इंस्टीट्यूट भी सोल्यूशन में वही किया हुआ है। एज द केस में भी आगे बोल रहा है, रुको यहां पर थोड़ा सा साफ कर देते हैं और आपको एक बार फिर से इनडायरेक्ट वाला समझाते हैं। इनडायरेक्ट अगर वेजेस रहेगा तो वो WIP कंट्रोल में अगर डायरेक्ट वेजेस रहेगा तो वो WIP कंट्रोल में चला जाएगा, और इनडायरेक्ट अगर वेजेस रहेगा तो प्रोडक्शन ओवरहेड में जाएगा, और कोई इनडायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा रहेगा तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में जाएगा, और इनडायरेक्ट कोई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में खर्चा रहेगा तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाएगा। वेजेस पेड फॉर एबनॉर्मल आइडल टाइम आर ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएल। अगर क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि वेजेस का अकाउंट अब आप जो है वो क्लोज कर रहे हो, तो आपने देखा कि डेबिट साइड में आपने पेड लिखा, क्रेडिट साइड में आपने ट्रांसफर किया, तो आपने देखा कि क्रेडिट साइड में अभी भी शॉर्ट पड़ रहा है, इसका मतलब डेबिट साइड ज्यादा हो गया, यानी आपने पे ज्यादा कर दिया। या क्वेश्चन में कहीं बोला कि एबनॉर्मल आइडल टाइम के लिए तुमने इतना पे किया, तो जो एबनॉर्मल आइडल टाइम के लिए आपने पे किया, क्योंकि जब जब वेजेस पे करोगे आप डेबिट में लिखोगे, आप डेबिट साइड में लिखोगे, तो जो आइडल टाइम के लिए आपने पे किया ना उसको इसके डेबिट साइड में ही लिखना, लेकिन टू कॉस्टिंग पीएल लिखना, यानी कॉस्टिंग पीएल में वो ट्रांसफर हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ओके, आइदर डायरेक्टली और थ्रू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट मत बनाना, आप सीधा वो कॉस्टिंग पीएल में ही ट्रांसफर कर देना। ओके, आगे बोल रहा है, देखो अब कॉस्ट शीट में मटेरियल हो गया, वेजेस हो गया, अब मैन्युफैक्चरिंग यानी फैक्ट्री ओवरहेड का बात है, तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का ही दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल का ही दूसरा नाम है प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल, उसी का नाम है वर्क्स ओवरहेड कंट्रोल, उसी का नाम है फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल। ओके, बोल रहा है ये डेबिट होगा विथ ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अच्छे से सुनना, जितने भी इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, इनडायरेक्ट कोई भी कॉस्ट है, इनडायरेक्ट वेजेस है, वो इनडायरेक्ट नेचर का खर्चा को फैक्ट्री का खर्चा बोलते हैं, और डायरेक्ट नेचर का खर्चा को बोलते हैं डायरेक्ट वेजेस का खर्चा, जो कि प्राइम कॉस्ट के पहले आता है, और इनडायरेक्ट नेचर का खर्चा को कॉस्ट शीट में हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड के साथ डालते हैं। तो अगर कोई इनडायरेक्ट कॉस्ट है तो वो प्रोडक्शन ओवरहेड में जाएगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं। सच एज इनडायरेक्ट मटीरियल है, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कैरियर्स इनवर्ड है, ये सब जो है वो यही आएगा। आगे बोल रहा है कि ओवरहेड रिकवर्ड यानी जो एब्जॉर्ब कर लोगे वो क्रेडिट में आपको दिखाना पड़ेगा, इसी अकाउंट के क्रेडिट साइड में। आप डेबिट में दिखाओगे आपने कितना पे किया, इनडायरेक्ट नेचर का खर्चा, ओके, चाहे वो मटेरियल, एम्प्लॉय, एक्सपेंस कोई भी हो, और क्रेडिट में दिखाओगे कितना आपने एब्जॉर्ब किया। आगे बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन ओवरहेड इनकर्ड एंड ओवरहेड रिकवर्ड दैट इज अंडर एब्जॉर्ब्ड या ओवर एब्जॉर्ब्ड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ओवरहेड इज ट्रांसफर टू ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट। आपको एक ओवरहेड एडजस्टमेंट बनाना पड़ेगा। आप बोलो इसका अगर डिफरेंस कुछ आएगा तो ओवरहेड एडजस्टमेंट में ट्रांसफर हो जाएगा, डेबिट और क्रेडिट का कोई डिफरेंस होगा, यानी जितना एब्जॉर्ब है और जितना ओवरहेड इनकर्ड है, मतलब डेबिट और क्रेडिट में अगर कुछ डिफरेंस है, डेबिट में आपने पे किया वो दिखाया, क्रेडिट में आपने रिकवर्ड दिखाया, क्रेडिट में आपने एब्जॉर्ब दिखाया, तो डेबिट वाले को आप बोलो इनकर्ड क्योंकि उतना खर्चा हुआ तभी आपने डेबिट में दिखाया, और क्रेडिट में आपने देखो इतना पोर्शन को बोलते हैं खर्चा हुआ, जितना जिसको मैंने अभी सर्किल किया,
तो इसको बोलते हैं इनकर्ड, और ये है एब्जॉर्ब, ये वाला लाइन एब्जॉर्ब। तो एब्जॉर्ब को क्रेडिट में दिखाया, इसको डेबिट में दिखाया, इसको क्रेडिट में दिखाया। तो जो डिफरेंस आया, अगर अगर डेबिट वाला ज्यादा है इसका मतलब ओवर इनकर्ड है, ओके, और क्रेडिट वाला अगर ज्यादा है इसका मतलब ओवर एब्जॉर्ब्ड है। तो दोनों को ही जो है जिस साइड में बैलेंस कम आते रहेगा वहां पर आपको ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अब कॉस्ट शीट में जैसे ही फैक्ट्री का काम खत्म होता है आप डब्ल्यूआईपी का काम करते हो, डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट। डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट में डेबिट होगा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का खर्चा, क्योंकि डब्ल्यूआईपी के जस्ट बाद ही तो आप लिखते हो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट शीट को याद करना। तो यहां पे डेबिट होगा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के खर्चा से, which includes indirect material, indirect employee, which includes direct material। WIP कंट्रोल के डेबिट में होगा, भाई साहब ध्यान दो, WIP कंट्रोल आप बोलोगे ना इसको कहां डालें डबल एंट्री में, आप तो कुछ बताया नहीं, तो मैं अभी बता रहा हूं। WIP कंट्रोल के डेबिट में आपको लिखना पड़ेगा जो डायरेक्ट मटेरियल का अमाउंट है, डायरेक्ट एम्प्लॉय का अमाउंट है, डायरेक्ट एक्सपेंस का अमाउंट है। एक बार तो ये डायरेक्ट मटेरियल आ चुका है स्टोर लेजर के डेबिट में, स्टोर लेजर कंट्रोल जो सबसे पहला बताया, लेकिन दूसरी बार यहां पर भी आएगा, यहां पर आएगा। एक बार ये स्टोर लेजर में आ चुका है और दूसरी बार यहां आएगा, ओके। Direct employee, direct expense, production overhead recovered and is credited with the amount of finished goods completed and transferred। देखो मेरा बात सुनो, WIP कंट्रोल जो है वो जितना भी इसका डेबिट का अमाउंट आएगा ये सारा फिनिश गुड्स कंट्रोल में ट्रांसफर कर देगा, ओके। द बैलेंस इन दिस अकाउंट रिप्रेजेंट टोटल बैलेंस ऑफ जॉब या वर्क्स। इसमें जो भी बैलेंस दिखता है उसको जॉब या वर्क्स का कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है, उतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो है इसको डेबिट करेंगे ओवरहेड इनकर्ड एंड क्रेडिटेड विद ओवरहेड रिकवर्ड। जितना ओवरहेड इनकर किया उसको इसके डेबिट में लिखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जितना इनकर किया उसको डेबिट करेंगे, ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का कॉपी पेस्ट है, और जितना इसका रिकवर्ड हुआ उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ये उसका कॉपी पेस्ट है, ओके। बोल रहा है कि इसका जो बैलेंस आता है उसको भी फिनिश गुड्स कंट्रोल में डालते हैं, यानी WIP कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दोनों को ही फिनिश गुड्स में डाल देते हैं जो भी इसका बैलेंस आता है। इफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इज रिलेटेड विद प्रोडक्शन एक्टिविटीज, अगर ये प्रोडक्शन एक्टिविटी से रिलेटेड है, अदरवाइज अगर ये प्रोडक्शन एक्टिविटी से रिलेटेड है तब इसको फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। आर रिकवर्ड आर डेबिटेड टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट इफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आर इज रिलेटेड विद प्रोडक्शन एक्टिविटीज, अदरवाइज टू कॉस्ट ऑफ सेल। अगर ये प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, सेल से रिलेटेड है एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, तो इसको फिनिश गुड्स कंट्रोल में ट्रांसफर नहीं करके कॉस्ट ऑफ सेल में ट्रांसफर करेंगे। इसका जो बैलेंसिंग फिगर आते रहेगा वो क्वेश्चन में दिया रहेगा कितना एब्जॉर्ब हुआ कितना इनकर्ड हुआ। डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इनकर्ड एंड ओवरहेड रिकवर्ड इज ट्रांसफर टू ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट। जैसे जैसे देखो मैं आपको यहां पर बताता हूं, बोल रहा है कि यहां पर अगर इसमें ओवरहेड रिकवर्ड जो है, जितना ओवरहेड रिकवर्ड किए हैं आर डेबिटेड टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, जितना ओवरहेड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिकवर्ड किए हैं वो डेबिट में दिखाएंगे फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट बोल करके, और जो इसके अकाउंट को क्लोज करने के टाइम में जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा उसको ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट में भेज देंगे, ओके। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब ये फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट है, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट है, इसमें बोल रहा है डेबिटेड विद द वैल्यू ऑफ गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम WIP कंट्रोल। इसके डेबिट में WIP कंट्रोल को मैंने बोला था ना क्लोज करने टाइम में फिनिश गुड्स कंट्रोल में भेजेंगे, ओके। तो जो वहां अगर क्रेडिट में रहेगा तो यहां डेबिट होगा, और वहां अगर डेबिट में रहेगा तो यहां क्रेडिट में होगा। एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट रिकवर्ड, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में भी मैंने आपको क्या बोला था, यहां पर देखो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में मैंने बोला था ना कि जो रिकवर्ड होगा वो इसके डेबिट में डालोगे, फिनिश गुड्स के डेबिट में। तो अगर फिनिश गुड्स के डेबिट में डालेंगे तो वहां डेबिट में फिनिश गुड्स लिखें तो यहां क्रेडिट में लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिकवर्ड, ओके, इफ रिलेटेड टू इट्स प्रोडक्शन एक्टिविटी। दस द अकाउंट इज क्रेडिटेड विद कॉस्ट ऑफ, अब इसके जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट बोल करके दिखाएंगे। ऐसे समझ लो कि द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट, जो इसका बैलेंसिंग फिगर आएगा वो कॉस्ट ऑफ सेल में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि फिनिश कॉस्ट शीट में जब फिनिश गुड्स क्लोजिंग फिनिश गुड्स या ओपनिंग फिनिश गुड्स का हिसाब किताब कर देते हो उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल का टाइम आता है, तो कॉस्ट ऑफ सेल में दिखा दोगे, ओके, कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट। उसके बाद आपका यहां पर बोल रहा है कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, चलो मैं आपको दिखाता हूं। चलिए मैं आपको जो अगला है ना, अगला टॉपिक बताता हूं, जो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। बोल रहा है इस अकाउंट को डेबिट करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इनकर्ड के साथ, और क्रेडिट करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड रिकवर्ड के साथ, और जो डिफरेंस आ जाएगा उसको, द डिफरेंस बिटवीन ओवरहेड इनकर्ड एंड रिकवर्ड को हम लोग ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ओके। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल में जाते हैं। बोल रहा है इसको डेबिट करेंगे फिनिश गुड्स, इसको डेबिट करेंगे विद द कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, यानी कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट को क्लोज करने के टाइम में बैलेंसिंग फिगर को जो कॉस्ट ऑफ सेल में ट्रांसफर कर दिए होंगे वो कॉस्ट वहां का ट्रांसफर वाला इसके डेबिट में जाएगा, क्योंकि वहां क्रेडिट में होगा यहाँ डेबिट में होगा, ओके। आगे इसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिकवर्ड जो है वो भी डेबिट होगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो रिकवर्ड हुआ है वो भी इसमें डेबिट होगा, और बैलेंस ऑफ अकाउंट इज अल्टीमेटली ट्रांसफर टू, जो इसका अकाउंट का बैलेंस आएगा वो सेल अकाउंट में ट्रांसफर होगा या कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर होगा। अब कॉस्टिंग पीएल जब बनाएंगे तो कॉस्टिंग पीएल को डेबिट करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल के साथ,
अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड के साथ, यानी ओवरहेड जितना इनकर्ड है और जो रिकवर्ड है उसके बीच में जो डिफरेंस है वो कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर किए होंगे वहां पर ओवरहेड के अकाउंट में, तो वो यहां आ जाएगा, वो यहां आ जाएगा डेबिट में। एबनॉर्मल लॉस के साथ डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे सेल वैल्यू के साथ, ओवर अगर कुछ एब्जॉर्ब्ड हुआ है उसके साथ, एबनॉर्मल गेन के साथ। और नेट प्रॉफिट या लॉस जो इस अकाउंट में होगा ऑफ दिस अकाउंट, उसको ट्रांसफर कर देंगे कॉस्टिंग कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, यानी फाइनल अच्छा वाला जो अकाउंट है, सबसे पहला वाला जो बताया था। ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट लास्ट में बनेगा, इसमें डेबिट करेंगे जितना भी रिकवरी ऑफ ओवरहेड हुआ है उसके साथ, और क्रेडिट करेंगे जितना भी ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड हुआ है उसके साथ। डेबिट में अंडर रिकवरी लिखेंगे, क्रेडिट में ओवर रिकवरी लिखेंगे, और नेट बैलेंस इसका ये जो है उसको ट्रांसफर कर देंगे कॉस्टिंग पीएल के अकाउंट में। ओके, चलो आगे यहां पर बोल रहा है कि ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट जो है वो कभी कभी डिस्पेंस्ड करता है विथ एंड अंडर एंड ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड के साथ डायरेक्टली। जो अगर कुछ कॉस्टिंग पीएल जो ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट है, मतलब समझ लो ना, इसका बैलेंसिंग फिगर को कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर कर रहा है, उतना कुछ नहीं समझो, ठीक है। तो इसी के साथ आप अगर जर्नल एंट्री देखोगे, ये सब आपको पता ही होगा, मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, आप यहां से देखो, आपको जर्नल एंट्री में समझ में आ जाएगा मेरे ख्याल से। जो मैंने अभी आपको समझाया ना, उसके बेसिस पर इन्होंने जर्नल एंट्री दे करके रखा हुआ है कि कैसे जर्नल एंट्री होगा। मैंने आपको क्या बताया कि मटेरियल कंट्रोल जो है वो डब्ल्यूआईपी कंट्रोल में ट्रांसफर होता है, और जो वेजेस कंट्रोल है वो भी डब्ल्यूआईपी कंट्रोल में ट्रांसफर होता है, और जो प्रोडक्शन ओवरहेड है वो भी डब्ल्यूआईपी कंट्रोल में ट्रांसफर होता है। डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अपना फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट में ट्रांसफर करता है, और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी अपना बैलेंस जो है फिनिश गुड्स कंट्रोल में ट्रांसफर करता है। फिनिश गुड्स कंट्रोल कॉस्ट ऑफ सेल में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में करता है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कॉस्ट ऑफ सेल में करता है, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी कॉस्ट ऑफ सेल में ही करता है। जस्ट ये मुझे आपको बताना था। इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो है ये आपका होमवर्क है, क्योंकि सभी का बैलेंस को देख करके जर्नल एंट्री पास करना है। मैंने आपको बताया था कि फिनिश गुड्स जो है वो उसका डब्ल्यूआईपी का बैलेंस जो है वो फिनिश गुड्स कंट्रोल में जाएगा। तो डब्ल्यूआईपी के अगर क्रेडिट साइड में फिनिश गुड्स का बैलेंस जाएगा तो आप डब्ल्यूआईपी जर्नल एंट्री में क्रेडिट करोगे और फिनिश गुड्स कंट्रोल लेजर को डेबिट करोगे। तो देखो 210,835 यहां पर क्या बोला, फिनिश प्रोडक्ट एट कॉस्ट। ओके, मैं आपको समझाता हूं। फिनिश प्रोडक्ट एट कॉस्ट, अगर कोई फिनिश प्रोडक्ट है एट कॉस्ट में, तो वो फिनिश्ड स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट में जाएगा, और वो पहले डब्ल्यूआईपी में रहा होगा, उसके बाद फिनिश प्रोडक्ट फिनिश स्टॉक लेजर अकाउंट में जाएगा। दैट इज वाई डब्ल्यूआईपी लेजर के क्रेडिट साइड में ये लिखाएगा, और फिनिश गुड्स प्रोडक्ट के क्रेडिट साइड में, के डेबिट साइड में लिखाएगा, फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल के डेबिट साइड में लिखाएगा। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, मतलब ये वाला मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही समझाया हुआ है, जो अभी कॉन्सेप्ट समझाया उसके बेसिस पर इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, उसी के बेसिस पर आपका इलस्ट्रेशन नंबर जो है ये आपका 2 भी उसी के बेसिस पर है। फिर मैं आपको दिखाता हूं, इसका जो 3 नंबर है ये भी वैसा ही है, उसी के बेसिस पर पहले जर्नल एंट्री किया हुआ है फिर लेजर किया हुआ है। ओके, तो जर्नल देख करके अगर मेरा कॉन्सेप्ट समझ गए होगे कि किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है, तो आपका ये वाला भी सम्स भी आपको समझ में आ जाएगा, यानी आपको 4 नंबर सम्स भी समझ में आ जाएगा। इलस्ट्रेशन 5 नंबर इलस्ट्रेशन भी आपको समझ में आ जाएगा। 6 नंबर जो है एक बार इसको देख लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, बीच में आपको कोई एक वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, थोड़ा सुन लेना। आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे होगे सीए इंटरमीडिएट का, आपको उस अटेम्प्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस अटेम्प्ट के 3 मंथ बिफोर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे दिख जाएगा। हम लोग सीएस, सीएस, सीएमए, फाउंडेशन, इंटर फाइनल सभी का गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें एग्जाम में 80% मैच कर जाता है। इसका पूरा गारंटी रहता है 80% के मैच होने का। आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे होगे, हम आपको ये बता देते हैं कि हम लोग कौन कौन सा सब्जेक्ट यूट्यूब के थ्रू फ्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स, सीए इंटरमीडिएट का एडवांस अकाउंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और सीए फाइनल का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम लोग YouTube पे फ्री में प्रोवाइड करते हैं, और रिमेनिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग अपने वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। हम लोग का वेबसाइट का नाम है एलिट सीए, जो कि आपको ऐसे गूगल पर भी मिल जाएगा, और या नहीं तो आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे हो उस अटेम्प्ट के 3 मंथ बिफोर आप YouTube पे सर्च कर लेना, एलिट सीए का YouTube चैनल पे आपको ये दिखेगा कि वहां पर एडवांस अकाउंट्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो या एफएम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो दोनों दिखेगा, और उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग के वेबसाइट का लिंक दिखेगा, जिस पर रिमेनिंग जो सब्जेक्ट है, अगर आप सीए इंटरमीडिएट दे रहे हो तो जो सीए इंटरमीडिएट का एडवांस अकाउंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अलावा रिमेनिंग सब्जेक्ट है उसका इंपॉर्टेंट आपको हमारे वेबसाइट पर दिखेगा, जो कि थोड़ा बहुत चार्जेबल रहेगा, और वो भी गारंटीड है, और उसमें भी आपको 80% तक एग्जाम में मैच होता हुआ दिखेगा। सभी सब्जेक्ट में, लॉ में थोड़ा ज्यादा मैच करता है। अगर सीए फाइनल में आपके फैमिली में कोई है जान पहचान में, तो उनको एफआर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो यूट्यूब पर दिखेगा, और रिमेनिंग जो सब्जेक्ट है वो हमारे वेबसाइट पर दिखेगा। गारंटीड है, हाईली एनालाइज्ड एंड गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स फ्री में है, रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल हमारे वेबसाइट पर आपको दिखेगा। इसमें 80% के मैच होने का गारंटी है। आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे होंगे, कभी भी उस अटेम्प्ट के 3 मंथ बिफोर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री सब्जेक्ट, जिसको अभी हम यहाँ पे टिक किए हैं, और जो चार्जेबल सब्जेक्ट है वो हमारे वेबसाइट पर आपको दिखेगा। अब आगे हम आपको बताते हैं कि अगर आपकी फैमिली में कोई सीएमए कर रहे होंगे, तो सीएमए का फाउंडेशन जो है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में अकाउंट्स यूट्यूब पर फ्री में जाता है, रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है।
जिसका लिंक आपको उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखेगा, जो यूट्यूब पर है वीडियो उसी के डिस्क्रिप्शन में दिखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो। आप बोलोगे कि यूट्यूब पर अगर चैनल नहीं ठीक से ढूंढ पाए हम, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो एक्जैक्टली नहीं ढूंढ पाए, तो आपको इस नंबर पर 9007746507 पर मेरे को व्हाट्सएप या कॉल कर लेना, कोई भी जो आपका मन करे, आप अपना भाई समझ करके कि हम ये भैया से बात करते हैं, जो आपको जब तक आप वो डिग्री अचीव नहीं कर लेते हो तब तक आपके लाइफ में एक मेंटर का मतलब जो होता है रोल, वो हम लोग प्ले करेंगे, और हम लोग आपको तब तक साथ देंगे जब तक आप वो डिग्री अचीव नहीं कर लेते हो। अगर आप सीए कर रहे हो तो सी अचीव नहीं कर लेते हो, या सीएमए या सीएस कर रहे हो तो जब तक वो अचीव नहीं कर लेते हो। हम लोग का गाइडेंस और डाउट सॉल्विंग, मेंटरशिप, ये सब पूरा फ्री है। तो आप किसी भी टाइम इस नंबर पर मुझे कॉल या व्हाट्सएप करके अपना डाउट पूछ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट मैच करेगा, या कैसे यूट्यूब से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढे, या वेबसाइट से आपको लेना है तो कैसे बाय करें, क्या अश्योरेंस है, एवरीथिंग आप इस नंबर पर मेरे से कॉल या व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो। और ये दूसरा नंबर है, कृष्णा मैम का नंबर है 8017506379 पर। आप एनी टाइम जब कभी भी अटेम्प्ट दोगे उसके पहले, या जब तक आप सीए बन नहीं जाते हो, सीए से रिलेटेड या सीएमए से रिलेटेड या सीएस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगा, आप हम लोगों को कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। जो सीएमए इंटर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ये दोनों फ्री है यूट्यूब चैनल पर। रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है, जो आपको हमारे वेबसाइट से बाय करना है। हम लोग के वेबसाइट का नाम आपको पता ही है, एलिट सीए है। ओके, ये हम लोग के चैनल का नाम है। और ये जो सीएमए फाइनल है, सीएमए फाइनल का एसएफएम और सीएफआर, ये 2 सब्जेक्ट फ्री में देते हैं और रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है। आपके फैमिली में अगर कोई सीएमए कर रहे होंगे तो आप उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीएमए के लिए रेकमेंड करना, जो कि गारंटीड है एग्जाम में इतना मैच करेगा कि वो पूरा खुशी से आपको भी 1000 बार थैंक यू बोलेंगे, और हम लोगों को भी 1000 बार थैंक यू बोलेंगे, बिकॉज उनका करियर ही पूरा बदल जाएगा। वो अगले स्टेप में चले जाएंगे। अगर वो अटके होंगे सी इंटर में तो फाइनल में चले जाएंगे, और फाइनल में होंगे तो वो मतलब जो सीएमए है वो बन जाएंगे। उसके बाद उनका सक्सेसफुल करियर शुरू हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग का सीएस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जेआईजीएल और सीएमएसएल ये 2 फ्री है, रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है। जो सीएस प्रोफेशनल है इसमें जो है वो ईएसजी सब्जेक्ट फ्री है और रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है। ओके, एक और बात आपको बता दें कि हम लोग क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं। सीएस एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल का तो हम आपको बता दिए, जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है वो भी आपको वेबसाइट पर मिलेगा, वो भी गारंटीड है एग्जाम के एंगल से। ओके, कोई डाउट होगा तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हो। जो क्लासेस के बारे में आपको बता रहे थे, हम लोग सीए, सीएस, सीएमए, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल सभी का क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। आपको जिसका भी क्लासेस चाहिए होगा उसका आपको हम लोग के वेबसाइट पर अगर आप डायरेक्ट जाओगे तो थोड़ा सा आपको प्राइस ज्यादा दिखेगा। वो आपको अभी जो है वहां पर वेबसाइट पर थोड़ा ज्यादा प्राइस दिखेगा। आप किसी भी अटेम्प्ट में किसी भी सब्जेक्ट का क्लासेस लेने का सोचोगे, आप मेरे को या मैम को इस नंबर पर मैसेज करके कांटेक्ट कर लेना। हम लोग आपको एक कूपन कोड देंगे, उस कूपन कोड के थ्रू आप उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली जो है हम लोग के वेबसाइट पर बहुत सारा डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं, और बहुत ही लोअर प्राइस पे। मतलब आप सोचे भी नहीं होगा, सपना में भी नहीं सोचोगे कि इतना लोअर प्राइस पर आपको वो सब्जेक्ट का क्लासेस जो है वो मिल जाएगा, जो कि आप जल्दी से जल्दी विद 100% कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, विद 100% सम सॉल्यूशन ऑफ आईसीएस स्टडी मटेरियल, एग्जाम के एंगल से कैसे आपको सम सॉल्व करना है, सारा कुछ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, सारा सम्स भी आपके कंट्रोल में है, और आपको कम प्राइस पर विद हाईली डिस्काउंट वाला प्राइस पर आपको मिल भी जा रहा है। ओके, तो आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करना है और आपको डिस्काउंट का कूपन ले लेना है। फिर वही क्लास जो आपको वेबसाइट पर अभी थोड़ा ज्यादा में दिखाएगा वो आपके लिए बहुत कम हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक और चीज कि हम लोग टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, और उसका इवैल्यूएशन हम लोग 2 डेज के अंदर, 2 to 3 डेज के अंदर करके देते हैं विद प्रॉपर रिमार्क, और कॉल पे गाइड करते हैं 24/7 कि कहां पे आपको अपने आप को इंप्रूव करना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज प्लस जो क्लासेस है, इस 3 चीज में किसी भी चीज के लिए अगर आपको होगा मतलब नीड होगा, और आप चाहते हो कि आपको एकदम एग्जैक्टली वही मिले जो इंस्टीट्यूट के एग्जाम को निकालने में सबसे बड़ा एक जो है वो रोल प्ले करें, एग्जैक्टली वही, आपको ज्यादा इधर उधर लेफ्ट राइट का बोल करके या ज्यादा आपको गुमराह ना करें, एग्जैक्टली वही करवाएं जिससे आप जल्दी से जल्दी इस जर्नी को कंप्लीट करो। तो आप इस तीनों के लिए हम लोगों को कॉन्टैक्ट करोगे और हम लोग आपका पूरा साथ निभाएंगे। चलिए एक बार ना हम आपको पहले समझा देते हैं कि रिकंसिलिएशन के बारे में मुझे आपको कुछ बताना था। देखो, कुछ ऐसा खर्चा है जो सिर्फ अकाउंट्स में ही दिखाया जाता है, अकाउंट्स का ही ये खर्चा, जैसे इंटरेस्ट का खर्चा सिर्फ अकाउंट्स में होता है, डिस्काउंट का खर्चा सिर्फ अकाउंट्स में होता है। अब मैं आपको रिकंसिलिएशन बता रहा हूं, इसका सम्स मैं आपको यहीं पे करवा दूंगा, क्योंकि रिकंसिलिएशन का मैंने कॉन्सेप्ट आपको वीडियो के स्टार्टिंग में नहीं बताया है। ओके, तो रिकंसिलिएशन में क्या होता है कि कुछ ऐसा खर्चा होता है जो सिर्फ अकाउंट्स में होता है, और कुछ ऐसा इनकम होता है जो सिर्फ अकाउंट्स में होता है। तो इसीलिए अकाउंट्स एंड कॉस्ट का जो नेट प्रॉफिट है वो मैच नहीं कर रहा होता है। तो आपने सीए फाउंडेशन में बीआरएस पढ़ा होगा, या 11-12 में बीआरएस पढ़ा होगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि अगर आप पासबुक और कैशबुक के बैलेंस को मैच करना चाहते हो तो जिसका बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लिख दो, और जिसका बैलेंस लाना है उसके हिसाब से सोचो। मतलब मेरे ख्याल से मैं आपको एक सम्स के थ्रू समझाऊंगा यहां पर। तो ये सब कुछ ऐसा खर्चा है जो सिर्फ आता है अकाउंट्स में, डोनेशन, इनकम टैक्स वगैरह, ट्रांसफर फ्रॉम ऑफिस का कोई एक्सपेंस है, फाइनेंस इनकम में कुछ इंटरेस्ट का इनकम, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ट्रांसफर रिसीव्ड, ट्रांसफर फी रिसीव एंड रेंट रिसीवेबल, ये सब आता है अकाउंट्स में, लेकिन ये कॉस्ट में नहीं आता। और कुछ ऐसा खर्चा है जो नोशनल एक्सपेंस बोल करके आता है सिर्फ कॉस्ट में, जैसे रेंट वेयर प्रीमाइसेस आर ओन्ड, चार्ज इन ल्यू ऑफ रेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट नोशनल फिगर, फिर सैलरी फॉर प्रोपराइटर एट अ नोशनल फिगर, और नोशनल एप्रिसिएशन ऑन एसेट। मतलब नोशनल एक्सपेंस बोल करके ये सब सिर्फ कॉस्ट में आता है। तो एक सम्स के थ्रू आपको समझाते हैं, जैसे ये वाला जो सम्स है ना,
इस सम्स में आपको कॉस्टिंग का और अकाउंट्स का दोनों का प्रॉफिट आपको निकालना है। अकाउंट्स का प्रॉफिट निकालने के लिए आपको पीएल बनाना पड़ेगा, कॉस्ट का प्रॉफिट बनाने के लिए आपको कॉस्ट बनाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में जितना भी डेटा दिया हुआ है, सेल, मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एंड फिनिश गुड्स, ये सब पीएल में आ जाएगा। ओके, आपको यहाँ पे WIP का दिया, गुडविल रिटर्न ऑफ दिया, इंटरेस्ट दिया। आपको बोल रहे हैं यहाँ पर कि कॉस्ट का रिकॉर्ड जो है, जो तुमको ऊपर में अभी खर्चा बताया फैक्ट्री ओवरहेड, वो नहीं है। फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ पर ऊपर में क्या बताया गया है आपके क्वेश्चन में? फैक्ट्री ओवरहेड बताया गया 4.5 लाख। तो बोल रहा है कॉस्ट, ये तो अकाउंट्स का 4.5 लाख है, कॉस्टिंग रिकॉर्ड में वो 100% ऑफ वेजेस है। अब वेजेस कितना है वो देख लो। वेजेस आपके अकाउंट में दिया हुआ है 5 लाख, यानी यहां पर इस वजह से डिफरेंस आ गया अकाउंट्स एंड कॉस्ट में। ओके, कॉस्ट में 5 लाख का फैक्ट्री ओवरहेड है, जबकि अकाउंट्स में 4.5 लाख का ही है। तो इसका ये पहला डिफरेंस है। दूसरा बोल रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो है वो 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट है। तो आप यहां पर चले जाओ, आपका देखो यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड खुद ही दिया हुआ 2,60,000, लेकिन इसको मानने के लिए कॉस्ट वाला तैयार नहीं है। वो बोल रहा है फैक्ट्री कॉस्ट निकालो, यानी मटेरियल, वेजेस सबको जोड़ दो, फैक्ट्री को जोड़ दो, जो आएगा ना उसका जो ये है मतलब 10% है, वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हम लेंगे। तो दूसरा डिफरेंस ये आ गया, जो कि आपको सोल्यूशन के साथ समझ में आ जाएगा। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन ये लोग बोल रहा है कि ₹10 पर यूनिट सोल्ड के हिसाब से हम लेंगे, ₹10 पर यूनिट सोल्ड के हिसाब से लेंगे। यहां पर 20,000 यूनिट सोल्ड हुआ है, तो 20,000 इंटू 10 2 लाख रुपया लेगा, जबकि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट्स में 1,80,000 है। तो 3 ही खर्चा ऐसा है, और ये 2 ऐसा खर्चा है जो सिर्फ अकाउंट्स में आएगा। टोटल 5 खर्चा ऐसा है जो अकाउंट्स एंड कॉस्ट को कभी रिकंसाइल नहीं होने देगा। तो आपको बोल रहा है रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट मुझे बताओ। तो सबसे पहले आप बोलोगे कि भाई साहब जो भी खर्चा दिया हुआ है जो अकाउंट्स में आ सकता है वो यहां लिखेंगे, जिसमें मटेरियल, वेजेज, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये दोनों खर्चा तो सिर्फ अकाउंट्स में ही आएगा। इसको दिखा दिया। और यहां आप बोलोगे कि सेल आ जाएगा, WIP भी आ जाएगा, और मतलब WIP का मतलब क्या है? स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक 2 टाइप का दिया हुआ है, एक फिनिश जो पूरा बन गया वो भी क्लोजिंग में पड़ा हुआ है, और जो आधा ही बना है, आधा नहीं बना वो भी क्लोजिंग में पड़ा हुआ है। तो ये दोनों क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा पीएल का क्रेडिट में, यानी ट्रेडिंग पीएल एक साथ बना रहे हो। सेल क्रेडिट में दिखाया, सारा खर्चा डेबिट में दिखाया, तो आपका नेट प्रॉफिट आ गया 1,10,000 का। लेकिन अगर आप कॉस्ट शीट बनाओगे तो कॉस्ट शीट में ये लोग बोल रहे हैं कि मेरा मटेरियल है, वेजेस है, मैंने लिया, लेकिन हम अपना फैक्ट्री ओवरहेड 5 लाख वाला लेंगे। तो जो क्लोजिंग WIP का टोटल तुम दिए हो क्वेश्चन में, उसको हम लेस करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो है वो 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, जो यहाँ फैक्ट्री कॉस्ट आया उसी का 10% लेंगे। फिर जो क्लोजिंग फिनिश गुड्स है उसका जो वैल्यू है, देखो क्लोजिंग फिनिश गुड्स ये लोग कैसे निकालेगा। देखो आपने क्वेश्चन में क्या लिखा, आपने देखो 6 ठो डिफरेंस है। ये आपने लिखा फिनिश गुड्स का वैल्यू 1.5 लाख लिखा, लेकिन ये लोग बोल रहा है कि हम लोग 1.5 लाख नहीं लिखेंगे, हम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ फिनिश गुड्स का वैल्यू नहीं लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे कि जो यहां पर आपका यहां पर आया है 21,23,000, ये आया है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये आया है 1230 यूनिट को प्रोड्यूस करने के पीछे। आप बोलोगे 1230 यूनिट कैसे है? क्योंकि देखो क्लोजिंग, एक मिनट, ये आया है आपका 21,230 यूनिट को प्रोड्यूस करने के पीछे। क्योंकि आप अच्छे से समझो, क्योंकि आपने सेल कर दिया 20,000 यूनिट, और आपके क्लोजिंग में बचा हुआ है 1230 यूनिट, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक बार थोड़ा आपको लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं। आपका फिनिश स्टॉक जो है वो जो क्लोजिंग में बचा हुआ है वो 1230 है, और आपने बेच दिया 20,000, तो आपने टोटल बनाया कितना होगा? 21,030 यूनिट बनाया होगा। मैं आपको लेके चलता हूं, आप टोटल बनाए कितना होंगे? आप बनाए होंगे टोटल 21,230 बनाया होगा, क्योंकि आपने 1230 आपका क्लोजिंग में पड़ा हुआ, 20,000 आपने बेच दिया। तो दोनों जोड़ करके अगर ये टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपने आप में है 21,230 के लिए, तो सिर्फ 1230 जो क्लोजिंग में है उसके लिए कितना होगा, इस हिसाब से आपको क्लोजिंग फिनिश स्टॉक निकालना पड़ेगा। और निकालने के बाद उसको माइनस करो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 20,000 यूनिट्स जो सोल्ड हुआ 10 रुपया करके 2 लाख हो गया। तो कॉस्ट ऑफ सेल आ गया, और सेल आपका 20,000 यूनिट के लिए 25,000 दिया हुआ, तो 3 लाख का प्रॉफिट है। अब आपने अकाउंट्स के हिसाब से नेट प्रॉफिट निकाल लिया, कॉस्ट के हिसाब से 3 लाख निकाल लिया। अब रिकंसाइल अगर करोगे, और मान लो आप कॉस्ट के हिसाब से ही शुरू करते हो 3 लाख रुपया, 3 लाख से आप लिखना स्टार्ट करते हो, तो आप ऐसा सोचो कि अकाउंट्स में फैक्ट्री ओवरहेड 6 ठो डिफरेंस है, वही आपको यहां देखने को मिलेगा। अकाउंट्स में फैक्ट्री ओवरहेड 5 लाख लिया, कॉस्ट में 4.5 लाख ही लिया। तो अकाउंट्स जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड के 5 लाख लेने की वजह से, आप खुद ही समझो, जो आप यहां लिखे हो ना, अकाउंट्स क्या लिया? ज्यादा लिया क्या? अकाउंट्स अगर ज्यादा लिया तो आपको यहां पर ऐड करना है, ऐसे समझ लो, ऐसे ही समझ लो। अकाउंट्स ने ज्यादा लिया क्योंकि आप कॉस्ट से अकाउंट्स पे जा रहे हो, मतलब मेरा बात सुनो, अकाउंट्स में 5 लाख माइनस हुआ, मतलब अकाउंट्स में 5 लाख माइनस हुआ, तब जाकर के आपको पता चला कि कितना नेट प्रॉफिट आया, और कॉस्ट में सिर्फ 4.5 लाख माइनस हुआ। तो अकाउंट्स में ज्यादा माइनस हुआ, जिस वजह से उसका नेट प्रॉफिट घटा हुआ। तो उसको उतना जितना ज्यादा माइनस हो गया अकाउंट में 50,000 रुपया, उसको ऐड बैक करोगे तब तो आप फाइनली अकाउंट्स का प्रॉफिट पे पहुंच पाओगे, क्योंकि आपको तो अकाउंट्स का प्रॉफिट निकालना है। समझ में आया? वो क्या है, अकाउंट्स का प्रॉफिट ज्यादा से माइनस हो गया, क्योंकि वहां 5 लाख माइनस कर दिया, कॉस्ट 5 लाख दिखा दिया, यहां 4.5 लाख ही दिखाया। तो अकाउंट्स में अगर ज्यादा दिखा दिए हो तो उसको ऐड बैक करो, पहला काम। दूसरा काम, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी वही है, अकाउंट्स में ज्यादा माइनस किए हो, और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन में भी वही है, उसमें ज्यादा दिखा दिए हो। दैट इज वाई आपने 1,23,000
यहाँ पर चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, 1,23,000 है यहाँ पर और उसमें ज्यादा है, तो ये तीनों में वही है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में क्या है कि इसमें उल्टा है, इसमें कम दिखाया हो, ओके, कम दिखाया हो जिसके वजह से अकाउंट्स का प्रॉफिट बढ़ा हुआ तो उसको घटाना पड़ेगा। और ये दो ऐसा खर्चा है जो सिर्फ अकाउंट्स में ही आप दिखाए हो, कॉस्ट में आप नहीं दिखाए हो, आप कॉस्ट में नहीं दिखाए हो। तो आप ऐसे समझ लो, हम आपको एक दूसरे लैंग्वेज में समझाते हैं। अगर कोई खर्चा आप सिर्फ अकाउंट के इसमें दिखाए हो, गुडविल, रिटर्न ऑफ एंड इंटरेस्ट ऑन लोन, जो आप यहां पर दिखाए हो, इसको आपको लेस करना पड़ेगा। मैं आपको एक लॉजिक से समझाता हूं। यहां पर कहीं भी कॉस्ट शीट में आपने गुडविल, रिटर्न ऑफ या इंटरेस्ट नहीं लिखा, ओके, तो हम आपको एक लॉजिक से समझाते हैं। आप ऐसे समझो कि आप ऐसे समझो, इसके सॉल्यूशन को थोड़ा दिखाते हैं आपको। हर वो खर्चा, हर वो एक्सपेंडिचर, आपने स्टार्टिंग में लिख दिया कॉस्ट का खर्चा, आपने स्टार्टिंग में लिख दिया 3 लाख रुपया कॉस्टिंग का, ठीक है। तो अगर किसी भी वजह से ये आपको जिसके हिसाब से लाना है वो अगर बढ़ा हुआ है उसकी वजह से, तो आप ऐड करो, और घटा हुआ है तो माइनस करो। समझ में आया? तो ये इंटरेस्ट का जो ये वाला खर्चा है, ठीक है, आप ऐसे समझ लो कि ये दो ऐसा खर्चा है जो सिर्फ अकाउंट ही माइनस किया था, कॉस्ट माइनस नहीं किया था। लेकिन आप कॉस्ट से अकाउंट पे आ रहे हो, तो कॉस्ट माइनस नहीं किया था ना, तो कॉस्ट में से माइनस करो। समझ में आ रहा है? तब जाकर के आप पहुंच पाओगे अकाउंट्स के प्रॉफिट पर, क्योंकि कॉस्ट के प्रॉफिट में ऐड बैक करके सब कुछ लेस करके आप यहां पर आ रहे हो। तो हर वो खर्चा जो कॉस्ट दिखाया ही नहीं था, 0 रुपया दिखाया था, अगर कॉस्ट कम दिखाया था, अकाउंट ज्यादा दिखाया था, तो आप उतना, जितना अकाउंट ज्यादा दिखाया उतना ऐड बैक करो। कोई खर्चा ऐसा है जो अकाउंट ज्यादा दिखा दिया है और कॉस्ट कम दिखाया है, तो उसको लेस करो। ओके ओके, यहां पे लेस करो। मतलब कोई ऐसा खर्चा है जो अकाउंट्स जो है वो ज्यादा दिखाया है और कॉस्ट कम दिखाया है, तो उसको ऐड बैक करो। और उसका उल्टा करो, अगर कोई ऐसा खर्चा है जिसको अकाउंट जो है वो कम दिखाया है, कॉस्ट ज्यादा दिखाया है, जैसे ये वाला एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के केस में, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के केस में आप थोड़ा सा आपको लेके चलते हैं ऊपर। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आपका कितना है यहाँ पर? 1,93,000 ये कॉस्ट दिखाया है, ओके। लेकिन अकाउंट्स वाला 2,60,000 रुपए दिखाया, ओके। रुको, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब्ड 1,93,000 दिखाया कॉस्ट डिपार्टमेंट, 1,93,000 दिखाया कॉस्ट डिपार्टमेंट, और इन्होंने कितना दिखाया एडमिनिस्ट्रेशन का? 2,60,000, ओके, 2,60,000। तो आपका, रुको मैं आपको बताता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इनमें इसके खर्चे में ऐड हुआ है, ओके। तो खर्चा में ऐड हुआ है, तो फैक्ट्री ओवरहेड के लिए भी वही किए, 2,60,000, 1,93,000, ओके। तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो है यहाँ पर अंडर एब्जॉर्ब्ड है, जबकि ये सब जो है ये आपका ओवर एब्जॉर्ब्ड है। कहने का मतलब है कि अगर जो है मतलब अकाउंट्स में आपने किसी खर्चा को ज्यादा जो है वो दिखाया है और उसको कॉस्ट में कम दिखाया गया है, कॉस्ट में उसको कम दिखाया गया है, तो आपको क्या करना है? चलो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो रेक्टिफाई करता हूँ। ये दो ऐसा खर्चा है 5 लाख और 2 लाख, एक ऐसा खर्चा है 5 लाख और 2 लाख जिसको कॉस्ट ने ज्यादा दिखाया और अकाउंट्स ने कम दिखाया है, ओके। तो अकाउंट्स ने अगर कम दिखाया है, अकाउंट्स ने इतना इतना अमाउंट दिखाया और कॉस्ट ने इतना ज्यादा दिखाया हुआ है, ओके। तो कॉस्ट ज्यादा क्यों दिखाया हुआ है? उतना खर्चा को ऐड बैक कर दो, नहीं तो अकाउंट्स का प्रॉफिट मैच नहीं करेगा, पहला बात। और ये ऐसा खर्चा है जिसको अकाउंट्स ने, इसको कॉस्ट ने दिखाया है 1,93,000 को, अकाउंट्स ने ज्यादा दिखाया हुआ है। तो अगर अकाउंट्स ने ज्यादा दिखाया हुआ, कॉस्ट ने कम दिखाया हुआ, तो आप कॉस्ट के प्रॉफिट से अकाउंट्स के प्रॉफिट पर आओगे। अकाउंट ज्यादा दिखाया हुआ तो उतना से कॉस्ट के प्रॉफिट को भी माइनस करो। समझ में आया? ऊपर वाला जो मैंने बताया, इसमें ये खर्चा कॉस्ट का है, ये खर्चा अकाउंट्स का है। तो अकाउंट्स ने कम दिखाया, कॉस्ट ने ज्यादा खर्चा दिखाया है, तो जितना एक्सेस ज्यादा दिखाया उतना से ऐड बैक कर दो, ताकि अकाउंट्स के प्रॉफिट पर सही से आए। जो अकाउंट्स किया है उसके हिसाब से सोचो, आपकी अकाउंट्स ने क्या किया, उसने कम दिखाया है तो वो उतना से ज्यादा है अकाउंट्स का प्रॉफिट, इसलिए उसको ऐड बैक करो। क्योंकि एक्सपेंस का मतलब ही होता है, एक्सपेंस कम दिखाने का मतलब होता है प्रॉफिट उतना से ज्यादा होगा, इसलिए ऐड बैक किया। और यहां पर क्या है कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट दिखाया है 2,60,000 और कॉस्ट डिपार्टमेंट 1,93,000, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने ज्यादा प्रॉफिट दिखा दिया, तो उतना से प्रॉफिट, ज्यादा एक्सपेंस दिखा दिया 2,60,000, तो उतना से उसका नेट प्रॉफिट कम है, जितना से कम है उतना से ऐड बैक करो ताकि सही अकाउंट्स का प्रॉफिट आ पाए, ओके। और ये दो ऐसा खर्चा है जिसको सिर्फ अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने ही दिखाया, कॉस्ट ही दिखाया ही नहीं है, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट उतना से कम है, तो उसको ऐड बैक करके उसको ठीक करो। तो इसलिए इस दोनों को ऐड बैक करके आपने सही प्रॉफिट निकाला। तो सिमिलरली आपका इलस्ट्रेशन नंबर जो 7 है वो उसी का कॉपी पेस्ट है, जैसे मैंने लेजर बताया था वैसा ही है इलस्ट्रेशन नंबर 7। और इलस्ट्रेशन नंबर 8 जो मैंने अभी बताया ना, जो मैंने अभी एक सम्स बताया जिसमें पीएल अकाउंट बनाना था और कॉस्ट शीट बनाना था, ये रहा पीएल अकाउंट इलस्ट्रेशन नंबर, लास्ट में ये कॉस्ट शीट रहा और लास्ट में उसको रिकंसाइल किया होगा, ये आपको नीचे दिख जाएगा, ये उसी क्वेश्चन का कॉपी पेस्ट है। लास्ट में आप एमसीक्यू जो है आपको एग्जाम में सारा किसी सम्स के ऊपर में बेस्ड करके दिखेगा, मतलब सम्स दिया है उसको सॉल्व करो, उसके पार्ट बाय पार्ट आंसर के बेसिस पर आपको एमसीक्यू दिखेगा। तो आप सम्स करना सारा प्रैक्टिस, तभी आपका एमसीक्यू एग्जाम में आप कर पाओगे। ये छोटा छोटा जो एमसीक्यू यहाँ दिया हुआ है स्क्रीन पे, ये सब जो है वो एग्जाम में नहीं आता है, ओके। चलो हम आपको ये जो 1 नंबर क्वेश्चन है ये भी उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर में बेस्ड है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था। 2 नंबर भी उसी के ऊपर में बेस्ड है। ये इस टाइप का सम्स मैंने आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट में समझा दिया है, ये उसी के ऊपर में बेस्ड है। और अभी जो मैंने आपको एक इलस्ट्रेशन समझाया उसी के ऊपर में ये बेस्ड है। ये वाला एक और सम्स हम आपको समझा देते हैं जिसमें बोल रहा है कि आपको अकाउंट्स के हिसाब से नेट लॉस दे दिया है
और आपको कॉस्ट के हिसाब से नेट लॉस दे दिया। नेट लॉस का मतलब ये भी नेगेटिव में है और ये भी नेगेटिव में है, ओके, ये भी नेगेटिव में है। उसके बाद आपको यहां पर बोला है कि फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो अंडर रिकवर्ड है। इसका मतलब है कि फैक्ट्री ओवरहेड जो है इनकर ज्यादा कर गया, खर्चा ज्यादा हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड ज्यादा हो गया, इनकर कम किया। अच्छे से समझो, जितना इनकर करता है अकाउंट्स उतना ही दिखाता है, ओके, लेकिन क्या बोलते हैं, जितना रिकवर्ड होता है ना कॉस्ट उसको भी दिखाता है, ओके, जितना रिकवर्ड होता है। तो अगर ये रिकवर्ड से अगर फर्क पड़ा है फैक्ट्री ओवरहेड 6000 का, तो आपका कॉस्ट साइड को पड़ा होगा, क्योंकि रिकवर्ड वाला जो फर्क, ऐसे समझ लो ना कि अगर कुछ अंडर रिकवर्ड है तो उसको सिर्फ कॉस्ट ही ट्रीटमेंट करता है, अकाउंट सिर्फ इनकर कितना किया वो दिखाता है। अगर कोई खर्चा 16,000 हुआ लेकिन रिकवर्ड सिर्फ 10,000 हुआ, तो 6,000 का जो अंडर रिकवर्ड है इसको भी सिर्फ कॉस्ट ही रिकॉर्ड करता है, ओके। तो जो 6,000 रुपया है ये तो ऑलरेडी नेट लॉस है, नेगेटिव में है, और ये एक और घाटा है क्योंकि ये नेगेटिव में है, इसीलिए इसमें ये ऐड हो जाएगा, और ये ऑलरेडी माइनस में है और ये भी अमाउंट माइनस में है, तो ये एक साइड दिखा करके आप ऐड कर रहे हो। इस साइड में आपने कॉस्ट दिखाया और इस साइड में आपने अकाउंट्स दिखाया, ओके। एक और खर्चा है, यहां पर देखो इनकम टैक्स वाला अमाउंट कहां गया, इनकम टैक्स प्रोवाइडेड। अच्छे से सुनो, ये इनकम टैक्स ही एक ऐसा अमाउंट है जो अकाउंट्स में तो आता है लेकिन कॉस्ट में नहीं आता है। तो अगर अकाउंट्स में माइनस हो चुका है और आपको कॉस्ट के साथ टैली करवाना है तो कॉस्ट में भी माइनस करो, तो कॉस्ट तो ऑलरेडी नेगेटिव प्रॉफिट के साथ ही है, तो यहां पर इनकम टैक्स इसमें से और माइनस कर दो ताकि ये टैली कर जाए, लास्ट में दोनों का अमाउंट मैच कर जाए। बाकी जितना भी अमाउंट है क्वेश्चन में दिया हुआ भाइयों एवं बहनों, ये अकाउंट्स का जो आपको दिख रहा है नेट लॉस, इसी साइड में अकाउंट का ही सारा रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, सबको इसी साइड में दिखा दो और इस नेट लॉस के साथ ऐड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा 4,54,000 है। इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको किसी भी चैप्टर का, किसी भी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए होगा, जिस किसी भी आप अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे होगे, उसके लिए आप हम लोगों से कॉन्टैक्ट कर लेना डिस्क्रिप्शन में गिवन व्हाट्सएप नंबर पे। प्लस आप किसी भी सम्स में अगर आपका कोई डाउट होगा, क्योंकि प्रैक्टिस करने में आपका डाउट होगा, तो वो आप मेरे से पूछ लेना। पास्ट ईयर 10-12 अटेम्प्ट में आरटीपी में अगर आपको कुछ डिफरेंट सम्स दिखे तो उसका आप रिटर्न प्रैक्टिस कर लेना, और उसमें कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। एंड ये स्टडी मटेरियल जो है वो May 25 एंड उसके बाद के अटेम्प्ट के लिए सेम ही है, तो उसके लिए कोई चिंता करने का बात नहीं है। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर अच्छा वाला प्रिपरेशन, गुड हेल्थ एंड गुड एग्जामिनेशन, ओके। चलो, ऑल द बेस्ट।